जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक करने हैं कुछ। उसमें पहला टॉपिक है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लास्ट की तरफ आ गए 1947 की तरफ, यानी 1934 की बातें हो रही हैं आपसे। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो ये अधिनिर्णय बोले या पंचायत बोले तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इसमें सहमति नहीं बन पाई थी, तथा सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। ठीक, इसलिए 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो तीनों नाम याद रखिएगा, सांप्रदायिक अधिनिर्णय बोले, सांप्रदायिक पंचायत बोले, कम्युनल अवार्ड बोले। डेट भी याद रखना, 16 अगस्त 1932। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगस्त 1932 के मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया था, तो अछूतों के लिए बनाया था। ठीक है, कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तीसरा, और मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, दलित वर्ग को इसने बनाया। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण था कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता। कौन सा सही है? तो इसमें सही है ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। आरओ एआरओ मेंस 2018 में मेंस आने वाला भी है, तो ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं। मैकडोनाल्ड कॉमनवेल्थ अवार्ड किसी पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? नहीं पूछा है। इनको आवंटित नहीं की थी, बौद्धों को आवंटित नहीं की थी, मुसलमान, सिख और अनुसूचित जातियों को आवंटित की गई थी। ठीक है, मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी, ये भी रखिएगा। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दलित वर्ग तो लागू था ही। चलिए, फिफ्थ नंबर, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो आमरण अनशन इन्हें कम्युनल अवार्ड के समय करना पड़ा था। इससे पहले अनशन बहुत हुए, लेकिन आमरण अनशन पहली बार हुआ था। ये मत सोचना कि पहले ही आमरण अनशन हो चुका होगा असहयोग आंदोलन के समय, ऐसा नहीं है। पहला आमरण अनशन 20 सितंबर, पूरा याद रखिएगा, 1932, यरवदा जेल में रहते हुए। ठीक है, तीनों चीजें याद रखना। पहला था 20 सितंबर 1932 था और यरवड़ा जेल में था। ठीक है, सरकार इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी, मतलब गांधी जी कहाँ अनशन पर बैठे थे? तो यरवदा जेल में उस समय थे, वहीं अनशन पर बैठे थे। 7 नंबर, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ सकता है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत यानी आमरण उपवास प्रधानता किस लिए रखा था? गोलमेज से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस मुस्लिम कोई लेना देना नहीं, एमजे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा थी उसकी वजह से। 8 नंबर, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में कितनी दी गई, पूना पैक्ट में कितनी थी? पूना पैक्ट अभी पढ़ेंगे। 71 थी सांप्रदायिक अवार्ड में। पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में हुआ, दोनों बैठे एक जगह पर, उनके समय में गांधी जी और उनके बीच जो विचार विमर्श हुआ, तो 147 सीटों पर आरक्षण दिया गया। उससे पहले 71 था, लेकिन उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है।
ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इतना सब याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मद्रास में सबसे ज्यादा था 30, संयुक्त प्रांत 20, बंगाल में भी 30 थे। सबसे ज्यादा वाला याद कर लो, और क्या। केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग को दे दी गई थी। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य सिंपल सा है, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 11th नंबर। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। उसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सीट के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो क्या दोनों के लिए? यस, व्याख्या भी करता है। ठीक है, और कुछ है इसमें? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, सब पढ़ा है। 12, सी बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे तो किसने किए थे? गांधी जी। इरविन नहीं थे, जिन्ना नहीं थे, सुभाष चंद्र नहीं थे, गांधी जी एवं अम्बेडकर होना चाहिए, लेकिन हस्ताक्षर की बात जो लिखी है ना, तो गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय तो हुआ था 1932 को हस्ताक्षरित हुआ पूना पैक्ट, लेकिन इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी के समर्थक। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा जा सकता है, घुमाने वाला क्वेश्चन है। 14, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? तो सिंपल सा अभी पढ़कर है, पूना समझौता। गांधी जी ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, इसने किए थे गांधी जी के समर्थकों ने। 15, निम्नलिखित में से किसने 1932 पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो। एम के गांधी यानी मदन मोहन मालवीय जी ने भी किए थे, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर ने किए थे, लेकिन एम गांधी, सॉरी, एम के गांधी जी ने नहीं किए थे। तो मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए, डॉक्टर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे, दलित वर्ग की तरफ से अम्बेडकर थे, हालांकि हिंदू जाति के अंतर्गत सभी आते हैं। एम एम जयकर भी थे, देवदास गांधी, विश्वास राजा भोज, तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखिएगा, जी डी बिड़ला का भी नाम याद रखिएगा, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। इतने लोगों का नाम याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, अम्बेडकर साहब, जयकर साहब, सप्रू साहब, जी डी बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी। ठीक है, मुंबई में अन्य अनेक लोगों ने भी हस्ताक्षर किए, राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर से अपनी कलम बदल ली। क्या ही है, इसका क्या मतलब होगा? 16 नंबर, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। तो इम्पोर्टेंट है, पूना समझौता 1932 में होता है, उसके बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। यहीं से कह सकते हैं गांधी जी थोड़ा सा अलग हो गए थे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। जी डी बिड़ला प्रथम अध्यक्ष रहे, पहले ये नाम था, बाद को हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। 17, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष जी डी बिड़ला जी थे। 18, वर्ष 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? सी डी बिरला। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। 19, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना जो थी वह महात्मा गांधी जी ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष वह नहीं थे। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था 1933 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो अभी पढ़कर है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। 21, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 23, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीग, ये जब बाबू जगजीवन राम द्वारा की गई थी। कौन सी? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीग। क्लासेस लीग याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम ने की थी।
ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 में की थी, दोनों याद रखिएगा। और ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये लीग है, लीग किसने करी? तो जगजीवन राम जी ने की। एसोसिएशन अगर आए वह वर्ष 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई। बहुत बढ़िया क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। तो लीग आए, ऐसे अर्थ को ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीग बाबू जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एमसी राजा, और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। 1942 पूछा गया, अभी आगे आएगा ही क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना की? तो ये तो महात्मा गांधी जी का ही क्वेश्चन चल रहा है। 24 निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में वार्ता के दौरान कहा, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी अम्बेडकर के बीच मतभेद थे। ठीक है, और कम्युनल अवार्ड, फिर आमरण अनशन, ये तो सब पढ़ चुके हैं। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ होती है? तो वह होती है पटना में। इम्पोर्टेंट है, बिहार में इलेक्शन भी है तो पूछा जा सकता है। 1934 में, डेट भी याद रखना, पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। ये भी ध्यान रखना कब दी गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। दूसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। क्रोनोलॉजी में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। एम.जे. मैकडोनाल्ड और गांधी जी का आमरण अनशन और हरिजन सेवक संघ और फिर ये वाला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सब देकर बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। कितने सही होने चाहिए? कोई नहीं सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का। ब्रिटिश उत्पाद और करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, ठीक है, न कि अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि लक्ष्य था मार्क्सवाद का। ठीक है, और अल्पसंख्यक दलित वर्गों के लिए कोई वकालत नहीं की थी। पृथक चुनाव के लिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की कोई वकालत नहीं की थी। इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर क्या कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जेपी साहब, अन्य सदस्य अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये इतने नाम इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 5 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब इम्पोर्टेंट है, मैंने ऊपर बता ही दिया। पटना में प्रथम सम्मेलन हुआ था। आई जाएगा आगे क्वेश्चन। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक थे जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वह बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो आप पढ़ोगे तो ऐसे एक लगा हुआ है, तो बलिया। ठीक है, पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता थे। ये लाइन याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव, नरेंद्र देव अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना दी, या कांग्रेस के साथ चलने के लिए बना दी। ठीक है,
7 नंबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। इसके द्वारा अभी हम पढ़ के आए जयप्रकाश नारायण, आचार्य, नरेंद्र देव। 8 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक नहीं, हाँ संस्थापक तो जेपी नारायण। ये तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ चुके हैं। ये नया है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण दुर्लभ प्रसाद वर्मा ने किया। बिहार का क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी वही दुर्लभ प्रसाद वर्मा, बिहार के क्वेश्चन है। लोकनायक के नाम से, ये इंपॉर्टेंट है, लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ठीक है। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। मरणोपरांत ने भारत रत्न दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। 13 जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक, लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली है? तो लोकनायक की उपाधि मिली हुई है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? बिहार के क्वेश्चन, इसीलिए अप्रैल 1946 जयप्रकाश दिवस। अप्रैल 1946 में रिहाई के लिए इनका, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। क्या ऐसा था? जी हाँ, दोनों सही है इसके, पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन आ सकता है। मई 1936 को मुंबई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। प्रश्नगत दोनों कथन सही है। ठीक है। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, जो चुनाव हुए थे उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 1, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? इसमें नहीं मिला था तो वह था पंजाब। पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाइलाइटर पर ध्यान रखिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावी परिणाम जारी हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत, कौन कौन से? मद्रास सबसे नीचे, बिहार ऊपर, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत अपना, यूपी और उड़ीसा, इन सब में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है। बंबई, असम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, वहां बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन यहां से देखें तो यहां से यहां तक सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। ठीक है। तो 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित करती है। बंबई में सबसे बड़ा दल नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी सरकार बना लेती है दूसरों के साथ मिलकर। ठीक है। तो सबसे बड़ा दल कहाँ था? 5 राज्यों में, कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और मद्रास, इन 5। लेकिन सरकार कितने में बनाती है? 6 प्रांत में। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फंसाया जा सकता है स्टेटमेंट बना के। बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित कर दी। बंबई में कांग्रेस को लगभग बहुमत मिला था, लगभग बहुमत मिला था, ये ध्यान रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935, सिंपल सी बात। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला? बंगाल में नहीं मिला था क्या? जी हाँ, बंगाल में नहीं मिला था। 4, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या, अब देखो वही क्वेश्चन में जो समझा रहा था, बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। सरकार किसमें कितने में बनाई? 6 में। बंबई में नहीं था, फिर भी सरकार बना ली थी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। बंगाल में नहीं था, पंजाब में नहीं था, 2 जगह नहीं था, 3 और 4। ठीक है।
वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? वो असम भी था, बम्बई भी था, असम, मुंबई, ये देखो उड़ीसा, बिहार, इनमें तो मिला था। असम, मुंबई, दो इसके ऑप्शन सही है, इसीलिए इसको स्टार बना के रखा है। तो मुंबई और असम दोनों प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 7 नंबर, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो कहाँ नहीं बना पाई? बंगाल में नहीं बना पाई। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 6 प्रांतों में सरकार बनाती है, 5 प्रांतों में बहुमत मिलता है। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कांग्रेस का मंत्रिमंडल तो कईयों में बन गया था। हालांकि इसका आंसर 6 होना चाहिए। वही 1937 के दौरान प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, सब ठीक है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। लेकिन बात, क्योंकि बात को और भी जगह मंत्रिमंडल बना होगा, इसलिए बाहर कर दिया क्वेश्चन। आप क्लियर रखिएगा दिमाग में। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ? तो किसमें नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब, सिंध, असम, और एक कौन सा था? वेस्ट बंगाल यानी बंगाल। ये ध्यान रखना, यही बार बार आ रहे हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? 28 माह तक रहे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर भारत को शामिल कर लिया इन लोगों ने, इसीलिए डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, इसलिए जिन्ना द्वारा, ये भी ध्यान रखना, भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान भी किया गया कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, ये मुक्ति दिवस है। ध्यान रखिएगा सब कुछ। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो अभी देख कर आया, 28 महीने चला था, 2 महीने से ज्यादा। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाती है? तो 1939 में। क्यों मनाती है? कारण, कथन, कारण क्वेश्चन। क्योंकि सरकार ने इस्तीफा, सॉरी, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 13 नंबर, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, आ भी सकता है। कितना याद करोगे? चलिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो वह नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कांग्रेस को, सॉरी, कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। याद रखिएगा। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट बन सकते हैं। रफी अहमद किदवई जी को वित्त विभाग सौंपा गया था यूपी में। यूपी स्पेशल भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, वित्त विभाग रफी अहमद किदवई। तीनों याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत। 16, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करने के लिए कौन सी रिपोर्ट थी? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो ये होगा 1, 2, 3। जब कालानुक्रम बताना था तो यही कालानुक्रम है, पीरपुर, शरीफ और फिर। आ जाओ पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में पीरपुर रिपोर्ट 1938 आई, फिर शरीफ रिपोर्ट 1939 मार्च में आई, फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1939 दिसंबर में आई। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार स्पेशल का है, आप ना याद रखो तब भी कोई बात नहीं। अब पढ़ेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। आप जानते हैं पट्टाभी सीतारमैया जी से शुरू होकर सुभाष चंद्र बोस तक की कहानी सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। फिर राजेंद्र प्रसाद जी को भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए?
तो आते सुभाष चंद्र बोस जी। पढ़ लो हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद पर बैठ गए। फिर इन्होंने इस्तीफा दिया तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए। तभी मैंने कहा राजेंद्र प्रसाद जी तक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अब देखो सुभाष चंद्र बोस शॉर्टकट में देकर आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आप बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं। हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए 4 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मत मिले और बोस जी को 1580 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। 5, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, बाद को जब त्याग पत्र दे दिया इन्होंने। त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1938, 37, 1939। यहाँ तो हरिपुरा हुआ था। क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन, यहाँ त्रिपुरी। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा? डी आंसर 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसको हराकर अध्यक्ष बने थे। पी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। किस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बिहार से संबंधित राजेंद्र प्रसाद जी बने। 3 नंबर, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? वह प्रश्न था बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन करना। मतलब अंदर ही लफड़ा चल रहा था, कुछ सही नहीं है, पढ़ लो। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि विवेक गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने ठीक है इस्तीफा दे दिया। सोचा क्यों लफड़े में पड़ो, किनारे हो जाओ। तो गांधी जी के खिलाफ जाना भी एक बहुत बड़ी बात थी और गांधी जी के खिलाफ नहीं गए तो आपको इतने लोगों ने मत दिया है, आप उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फेर रहे हैं, तो आप बीच में फंस गए। इससे बढ़िया है कि अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचना चाहे। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा ये अध्यक्ष पद अपना रखिए, हम तो चले प्रदेश। और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर ये कहाँ गए? आगे पढ़ेंगे। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे थे हथौड़ा मार दो, लोहा गर्म है। गांधी जी ने कहा नहीं, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा नहीं मारते। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था। क्या था कहावत? इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए आवश्यक है। अतः गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस नीति पर लाना चाहा कि भारत स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। ठीक है, तो देसी रियासतें भी कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बहुत 2-4 क्वेश्चन होंगे, निपटा ही लेते हैं। 1927 की बटलर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। बटलर कमेटी क्या थी? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। 1927 भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बटलर कमेटी। बटलर कमेटी 1927 भारतीय रियासत समिति भी इसे कहते हैं। स्कॉट का यह तर्क था प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी, इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी। ठीक है। 2 नंबर, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ये होता 1927। ठीक है, भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस
अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है। बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थोड़ा बता दो बलवंत राय मेहता क्यों प्रसिद्ध हैं भारत में, कहाँ पहली बार नाम सुना था इनका आपने, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश भारत रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में इसका अध्यक्ष चुना गया। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस। फोर्थ, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1947 में। पढ़ लेते हैं। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय, अधिकाधिक तभी वहां लिखा है, अधिकांश का विलय हुआ 1947 में। 15 अगस्त 1947 तक 3 को छोड़कर, ये 3 महामूर्ख थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। इनकी वजह से आज भी हम भुगत रहे हैं, उस समय अगर मिल जाते तो कितना बढ़िया होता, आज झंझट नहीं होती। लेकिन इन्हीं को तो राजा बनना था, बाद को जब पाकिस्तान ने आंख दिखाई तब ये भाग के आए, भैया बचा लो, जवाहरलाल नेहरू जी बचा लो, तब तक उधर हो गया था आधा काम। वही हमें आज तक दंश झेलना पड़ रहा है, हमें मतलब भारत को। आप बताओ हैदराबाद में कौन सा मिशन चलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझाया। ठीक है, कुछ को निपटाया, कुछ को पुलिस दिखाई, किसी को कुछ किया। आप बताओ हैदराबाद को किस तरीके से मिलाया? राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वो कौन थे? वो आते हमारे सबके प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 6 नंबर, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद कौन से 3 मूर्ख बच गए थे? तो वह बचे गए थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। खाली चींचे चींचे करने के लिए वो होते हैं ना, कुछ बच्चे चिल्लाते रहते हैं वैसे, अरे मिल लो इतना बढ़िया देश, लेकिन नहीं, हम तो क्यों मिलेंगे। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना? जब उधर से पाकिस्तान ने आंख दिखाई, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया, आज तक भगा ही रहे हैं। तो शेख अब्दुल्ला नाम सुनी होगा, शक्ल देखी होगी कभी न कभी। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? वह कौन था? पंजाब। भारतीय विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना रखी। सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिरा। पूर्वी पंजाब, पटियाला, पहाड़ी राज्य, जिसे पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू कई बार आता है, PEPSU, आप लोग सोचते हो कि पेप्सू का क्या है, यही है। 9, निम्नलिखित देशी राज्य में कौन इथावा समझौते पर पक्षधर था? इथावा समझौते हैदराबाद था। स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लई अली और गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। 3 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर शासक द्वारा समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के समय इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया जिसका प्रजामंडल आंदोलन था। आपका क्वेश्चन रह गया है कौन सा? हैदराबाद को कैसे विलय किया गया था? क्या कोई रूल वूल चला था? लाइक कमेंट शेयर कर देना। कल से हम पढ़ेंगे आगे का द्वितीय विश्व युद्ध की आगे की कहानी, और 2-3 क्लासेस और उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।